गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। छात्रों, पिछले वीडियो में आपको मैंने मांग की लोच को मापने की विधियों पर चर्चा आपसे की थी और उसमें हमने विभिन्न प्रकार की लोचों को पढ़ा था और उसमें आपको ये बताया गया था कि लोच को किस प्रकार से मापा जाता है, जिसमें आर्क लोच, बिंदु लोच और उसके अलावा आपको ज्यामितीय रीति, और उसमें हमने आपको कुल वैरिटी के माध्यम से लोच को मापने के विभिन्न तरीके आपको बताए। आज हम जो इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं वह है लोच को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए छात्रों, कुछ इस प्रकार के घटक होते हैं जिसके कारण लोच प्रभावित होती है। लोच को प्रभावित होने का मतलब होता है कि लोच पर कीमत का प्रभाव तो होता है ही, उसके साथ कुछ इस प्रकार की फोर्सेस भी होते हैं, इस प्रकार की बल भी होते हैं जो लोच को प्रभावित करते हैं, जिसके आधार पर हम ये अनुमान लगा पाते हैं कि वस्तु लोचदार होगी या बेलोचदार होगी। तो आज के स्लाइड में जो आपको स्लाइड दिया गया है सामने, उसमें इसको लिखा गया है कि लोच को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण विषय बनता है ये, और एग्ज़ाम में कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। लोच को प्रभावित करने वाले 2-3 कारक लिखिएगा। तो पहले कारक की यदि अपन बात करें तो इसमें पहला जो लोच को प्रभावित करने वाला कारक है वो है वस्तु की प्रकृति। वस्तु की प्रकृति से मतलब ये है कि वस्तु किस प्रकार की है। देखिए छात्रों, आपको कई बार क्लास में भी बताया गया है कि वस्तु प्रकृति के आधार पर विलासित हो सकती है, सामान्य वस्तु हो सकती है, आरामदायक वस्तु हो सकती है या आवश्यक वस्तु हो सकती है। इन तीनों प्रकार की वस्तुओं की लोच भी अलग अलग तरीके से होती है। अब यहाँ वस्तु की प्रकृति के आधार पर स्लाइड में वस्तुओं को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें नंबर 1 है आवश्यक वस्तु, आरामदायक वस्तु और तीसरा है विलासिता की वस्तु। आवश्यक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो आपको जीवन जीने के लिए ज़रूरी होती हैं, जो आपके जीवन में आवश्यक होती हैं। आरामदायक वस्तुएं वे होती हैं जो आपके जीवन को सरल, सुगम और आरामदायक बनाती हैं। और विलासित जो वस्तु हैं ये भोगवादी वस्तुएं होती हैं, जो हम समाज में अपनी प्रतिष्ठा को उच्च करने के लिए, अन्य व्यक्ति की तुलना में उसको उच्च दिखाने के लिए हम ऐसी वस्तुओं का उपभोग करते हैं, जिसमें आपके कार, फ्रिज, टीवी, इस तरह की वस्तुएं, वाइट गुड्स की जो वस्तुएं हैं वो सब आती हैं। अब देखिएगा छात्रों, यहाँ आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच बेलोचदार होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनकी कीमत कितनी भी बढ़ जाए या घट जाए, हम आवश्यक वस्तु, जो हमारी सामान्य वस्तु जिनको हम कहते हैं, वे वस्तु हम कीमत से प्रभावित नहीं मानेंगे, उनको हमें खरीदना ही पड़ेगा। तो यहाँ हम बात कर सकते हैं कि आवश्यक वस्तुएं की मांग की लोच बेलोचदार होती है और उनमें कीमत का प्रभाव नहीं होता, जबकि आरामदायक वस्तुओं की लोच तुलनात्मक रूप से लोचदार। मतलब यदि आरामदायक वस्तुओं की कीमत बढ़ जाए तो हम कुछ हद तक उन वस्तुओं के उपभोग का स्थगन कर सकते हैं, और यदि घट जाए तो हम उनको ज़्यादा खरीद सकते हैं। तो इसलिए तुलनात्मक रूप से सामान्य वस्तु या आवश्यक वस्तुओं की तुलना में इनकी लोच लोचदार होती है। जबकि जो विलासिता की वस्तुएं होती हैं, जिनको वेबलिन गुड्स भी कहते हैं, वे वस्तुएं कीमत से बहुत अधिक प्रभावित होती है। ऐसा कहा जाता है उच्च कीमत पर ये वस्तुएं उच्च खरीदी जाती हैं और निम्न कीमत पर ये वस्तुएं कम खरीदी जाती हैं। तो इस दृष्टिकोण में विलासित वस्तुओं की लोच जो होती है वो लोचदार मानी गई है। तो 3 प्रकार की वस्तुएं हो गई, उनकी प्रकृति के आधार पर लोच को निर्धारित कर सकते हैं आप। आवश्यक वस्तुएं जो हैं उन बेलोचदार होती हैं, आरामदायक वस्तुएं जो होती हैं तुलनात्मक रूप से लोचदार होती हैं, और जो विलासित वस्तुएं हैं वो लोचदार होती हैं, उन पर कीमत का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा देखिए, यहाँ हम जो बात कर रहे हैं उसमें दूसरा जो हमारा स्लाइड चल रहा है यहाँ, उसको आप देखिएगा। दूसरे स्लाइड में दूसरा कारक जो लिया है हमने, स्थानापन्न वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो एक वस्तु के स्थान से दूसरी वस्तु के स्थान पर स्थानापित की जा सकती हैं, जैसे चाय, कॉफ़ी। इसके अलावा जितने भी मार्केट में आपके
सब्स्टिट्यूट गुड्स आ रही हैं। शैम्पू की बात करें, आप साबुन की बात करें, ठीक है, आप इसके अलावा शक्कर और गुड़ की बात कर सकते हैं, चीनी शक्कर की बात कर सकते हैं, HP गैस, भारत गैस की बात कर सकते हैं। ये सब स्थानापित वस्तुएं हैं जो एक दूसरे के स्थान पर काम में ली जा सकती हैं। तो वे वस्तुएं जो एक दूसरे के स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानापित की जा सकती हैं उन्हें स्थानापन्न वस्तु कहते हैं, और इनकी मांग की लोच लोचदार होती है। इन पर कीमत का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। क्यों होता है? क्योंकि जब हम वस्तुओं को स्थानापित कर लेते हैं तो फिर सीधे तौर पर उनकी मांग मात्रा क्या होती है? प्रभावित हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि स्थानापन्न जो वस्तुएं होती हैं उनकी लोच लोचदार मानी गई है। इसके अलावा अगला जो बिंदु है उसमें बताया गया वस्तुओं के वैकल्पिक प्रयोग। जिन वस्तुओं के वैकल्पिक प्रयोग जितने अधिक होंगे वे वस्तु उतनी अधिक लोचदार होंगी, क्योंकि उन पर कीमत का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। जैसे बिजली, कोयला, ये ऐसी वस्तुएं, इनके वैकल्पिक प्रयोग ज़्यादा हैं तो इनकी कीमत भी ज़्यादा होती है। तो जो एक से अधिक विकल्पों में काम में ली जा सकती है ऐसी वस्तुओं की लोच लोचदार होती है, और जिन वस्तुओं के विकल्प एक ही होते हैं या उनका कोई विकल्प नहीं होता तो ऐसी वस्तुओं की कीमत भी उनको कम प्रभावित कर पाती है, तो इसलिए उसे बेलोचदार वस्तु की श्रेणी में शामिल किया जाता है। तो छात्रों में वैकल्पिक प्रयोग की जो बात की गई है उसमें ये बताया गया है कि बहुविकल्पी वस्तु होती हैं वो लोचदार श्रेणी में आती हैं, और एकल विकल्पीय जो वस्तु होती हैं वो बेलोचदार श्रेणी में आती है। इसके अलावा हम अगले बिंदु की यदि बात करें तो अगला बिंदु है उपभोग का स्थगन। उपभोग स्थगन का मतलब है कि हम किसी वस्तु का उपभोग कर रहे हैं और यदि हम उसके उपभोग को भविष्य के लिए स्थगित कर दें, वर्तमान में उसके उपभोग को स्थगित कर दें, तो ऐसी वस्तुएं का उपभोग स्थगन कहलाता है। अब जिन वस्तुओं का हम उपभोग वर्तमान में स्थगित कर सकते हैं वे बेलोचदार होती हैं, और जिनका उपभोग हम वर्तमान में स्थगित नहीं कर सकते वे लोचदार होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर सकते हैं कि जैसे अभी सर्दी का टाइम है और सर्दी के टाइम पर हमें स्वेटर की ज़रूरत है, तो स्वेटर का उपभोग इस प्रकार का उपभोग हो जाएगा इस समय कि हम उसके उपभोग को स्थगित नहीं कर सकते। तो आप बढ़ी हुई कीमत पर भी या उसकी कीमत बढ़ने पर भी उसकी मात्रा को आप नहीं टाल सकते, उसको आपको उपभोग करना ही पड़ेगा। तो यदि आप उनके उपभोग को स्थगित नहीं कर सकते हैं तो वो लोचदार श्रेणी में आएंगी, और यदि आपने उनके उपभोग को स्थगित कर दिया कि जैसे अभी कोई ऐसी वस्तु है जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है तो हम उसको 2 महीने 5 महीने के बाद भी खरीद सकते हैं, इसका मतलब उसका उपभोग हम क्या कर रहे हैं? स्थगित कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसी वस्तुएं बेलोचदार श्रेणी में कहलाती हैं। इसके अलावा अगली स्लाइड की अपन बात करें छात्रों, तो तीसरा जो हमारा अगला जो बिंदु है वो है व्यय की राशि। जिन वस्तुओं पर अधिक व्यय होता है वे वस्तुएं लोचदार श्रेणी में आती हैं। हमारी आय का ज़्यादा भाग हम विलासित वस्तुओं पर व्यय करते हैं, तो ऐसे स्थिति में विलासित जो वस्तुएं हैं वो लोचदार श्रेणी में आती हैं, और जिन वस्तुओं पर हम अपनी आय का कम भाग व्यय करते हैं वो बेलोचदार श्रेणी में होती हैं। जैसा आपको कहा भी गया स्लाइड में, जिन वस्तुओं पर अधिक व्यय होता है जैसे टीवी, फ्रिज, कार, ज्वेलरी, ये इस प्रकार की वस्तुएं हैं जिन पर अधिक व्यय हो रहा है, जिसके कारण इनकी मांग जो है वो लोचदार श्रेणी में आती है। तथा जिन वस्तुओं पर कम व्यय, जो हमारी आवश्यक वस्तुएं जिन पर हम कम व्यय करते हैं या उनके बिना व्यय किए भी हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, तो ऐसी वस्तुएं बेलोचदार श्रेणी में शामिल होती हैं। अगला हमारा बिंदु है आय का स्तर। आय के स्तर से मतलब जिन लोगों की आय ज़्यादा है या जिन लोगों की आय कम है। तो जो लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं, ज़्यादा इनकम अपने पास रखते हैं, और वो जिन वस्तुओं का उपभोग करते हैं वे बेलोचदार श्रेणी में आती हैं, और गरीब लोगों द्वारा जिन वस्तुओं का उपभोग किया जाता है वे लोचदार श्रेणी में आती हैं। क्योंकि धनवान लोगों की आय ज़्यादा होने के कारण कीमत के बढ़ने पर या घटने पर उसकी मांग मात्रा पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन गरीब व्यक्ति जिन वस्तुओं का उपभोग करता है और उसमें उसकी आय में यदि परिवर्तन होता है तो निश्चित तौर पर उसकी मांग मात्रा पर अधिक प्रभाव होगा। तो यहाँ कहा गया धनवान व्यक्तियों द्वारा जिन वस्तुओं का उपभोग किया जाता है वे बेलोचदार होती हैं, वे गरीब लोगों द्वारा जिन वस्तुओं का उपभोग किया जाता है वे लोचदार होती हैं। इसके अलावा अगला जो हमारा बिंदु है पूर्ण पूरक वस्तुएं। देखिए छात्रों, पूर्ण पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो समान अनुपात में प्रयोग में ली जाती हैं, जैसे कार पेट्रोल है, चाय चीनी है, ये पूरक वस्तुएं हैं।
दाएं पैर का जूता, बाएं पैर का जूता है, पेन कॉपी पेन है, पेन शाई है, ये सब पूरक वस्तुओं के उदाहरण मैंने आपको बताए। तो ऐसी वस्तुएं जो पूर्ण पूरक हैं उनकी लोच बेलोचदार होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनको समान अनुपात में प्रयोग में लिया जाता है, और यदि आप एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो स्वतः है उसकी मांग मात्रा कम हो जाएगी, जिसके कारण दूसरी वस्तु की मांग मात्रा भी कम हो जाती है। तो यहाँ जो प्रभाव है वो दोनों वस्तुओं का आपस में, इसलिए इसको बेलोचदार श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा अगला जो हमारा बिंदु है वो है आदत स्वभाव। जब उपभोक्ता किसी वस्तु के उपभोग करने का आदी हो जाता है तब उन वस्तुओं की मांग बेलोचदार बन जाती है, क्योंकि उस पर कीमत का प्रभाव नहीं देखा जाता। जैसे शराबी होता है तो शराब की जो वस्तु है वो उसका आदी हो गया है, अब उसकी कीमत कितनी भी बढ़ जाए लेकिन वो उसकी मात्रा को कम नहीं करेगा बल्कि उसका उपभोग करेगा। तो जिन वस्तुओं के हम उपभोग करने के आदी हो जाते हैं, ये हमारे स्वभाव में आ जाती हैं या हमारी आदत में आ जाती हैं, ऐसी वस्तुओं की जो लोच है वो बेलोचदार श्रेणी में मानी गई है। छात्रों, यहाँ ये जो मांग को प्रभावित करने वाले कारक हैं, इनमें मैंने आपको 5-7 बिंदु बताए हैं, जिसमें आप दोबारा से देख सकते हैं इसको कि एक तो हमने वस्तु की प्रकृति की बात की, उसमें 3 प्रकार की वस्तुओं को देखा है, जिसमें आरामदायक वस्तुएं, आवश्यक वस्तुएं और विलासिता की वस्तुएं। तो आरामदायक वस्तुएं जो होती हैं या आवश्यक वस्तुएं होती हैं वो बेलोचदार होती हैं, आरामदायक वस्तुएं तुलनात्मक रूप से लोचदार होती हैं, और विलासिता की जो वस्तुएं होती हैं वो अधिक लोचदार होती हैं। इसके साथ मैंने आपको स्थानापन्न वस्तुओं के बारे में बताया, उपभोग का स्थगन बताया, साथ में पूरक वस्तुएं बताए। इसके अलावा आपको बताया आदत और स्वभाव की हमने बात की। आप अपनी आय का कितना भाग वस्तुओं पर व्यय करते हो, आय का स्तर कितना है उसकी हमने बात की। तो ये 5-7 जो बिंदु बन रहे हैं, इनमें से आप 4-5 बिंदु कम से कम याद रखें और आप इनको स्पष्ट तरीके से अपनी कॉपी में लिखते हुए इनको समझ लें, क्योंकि इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अब इसके बाद आगे हम ये चैप्टर आपका जो मांग की लोच को मापना और उसका जो मीनिंग था ये यहाँ क्लोज होता है। इसके बाद मैं इसके कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो हमने हमारी बुक के पीछे दिए हुए हैं, उनके बारे में आपसे संक्षिप्त रूप में चर्चा कर रहा हूँ यहाँ पर। तो जैसे अपना पहला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ने के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता तब उसकी मांग लोच क्या होगी? मतलब एक वस्तु की कीमत बढ़ रही है और कीमत बढ़ने से उसकी मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, मांग जितनी थी उतनी ही है, तो उसकी लोच की श्रेणी आपको बतानी है। तो मैंने आपको श्रेणी में बताया था कि ऐसी वस्तुएं जिन पर कीमत का कोई प्रभाव नहीं होता, उस प्रकार की लोच श्रेणी को पूर्णतया बेलोचदार EP बराबर 0 से हम प्रदर्शित करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वस्तु की कीमत में वृद्धि से बेलोच मांग की स्थिति में उपभोग का कुल व्यय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए छात्रों, आप कुल व्यय रीति पर आइएगा। कुल व्यय रीति में मैंने आपको 3 प्रकार से उसको समझाया था, एक लोचदार, एक बेलोचदार और एक इकाई लोच। लोचदार में मैंने आपको ये बताया था कि कीमत और व्यय में विपरीत संबंध होता है, मतलब कीमत बढ़ेगा तो व्यय घटेगा, कीमत घटेगा तो व्यय बढ़ेगा। बेलोचदार में मैंने आपको बताया था कीमत और व्यय में सीधा संबंध होता है, मतलब कीमत बढ़ेगा तो व्यय भी बढ़ेगा, कीमत घटेगा तो व्यय भी घटेगा। और स्थिर लोच में मैंने आपको ये बताया था कि कीमत को चाहे बढ़ा दीजिएगा चाहे घटा दीजिएगा लेकिन व्यय पर कोई प्रभाव नहीं आएगा। तो इस कंसेप्ट के आधार पर आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है, वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से वस्तु की कीमत बढ़ रही है और बेलोच मांग की स्थिति है। मांग की स्थिति कैसी है? बेलोच। तो उपभोक्ता के कुल व्यय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बेलोच स्थिति में कीमत और व्यय में सीधा संबंध होता है, तो जब वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो व्यय भी बढ़ेगा। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है, ज्यामितीय रीति से मांग की लोच को ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो पॉइंट इलास्टिसिटी में जो मैंने आपको ज्योमेट्रिकल मेथड बताया था, ज्यामितीय रीति बताई थी, उसमें मैंने आपको सूत्र बताया था। जो लीनियर डिमांड कर्व को लेकर हमने पॉइंट से नीचे का भाग और पॉइंट से ऊपर के भाग की जो बात की गई थी, वही सूत्र आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि मांग वक्र का निचला हिस्सा या निचला भाग और मांग वक्र का ऊपरी भाग, कीमत लोच बराबर लोअर सेक्टर अपॉन अपर सेक्टर। आप इस तरीके से इसको ध्यान में रख सकते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है, यदि समोसे की कीमत में 10% वृद्धि होने से उसकी मांग 10% गिरती है, अतः समोसे की मांग होगी। जितनी उसकी कीमत में वृद्धि हो रही है उसी अनुपात में, यदि हम प्रतिशत रीति की बात करें तो उससे निर्धारित होगा यहाँ पर कि जिस अनुपात में
कीमत में प्रतिशत वृद्धि हो रही है, उसी अनुपात में मांग में भी प्रतिशत कमी हो रही है। तो जब दोनों में समान अनुपात में हो रहा है तो ये लोच किस श्रेणी में आएगा? इकाई लोच। ईपी बराबर 1 होगा। अगला सवाल है छात्रों, यहाँ बिंदु विधि से हम बिंदु P पर, रेखा चित्र को आप देखिएगा गौर से, और रेखा चित्र पर बिंदु P अंकित किया हुआ है। जो हमने लीनियर डिमांड कर्व लिया है AB, उसमें एक बिंदु हमने P डिटरमाइन किया है। तो यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि रेखा चित्र में आप बिंदु P पर लोच की क्या स्थिति मानते हैं, तो स्थिति आपको बतानी है। तो मैंने आपको रेखीय मेथड से या पॉइंट लास्टिटी में जो लीनियर डिमांड कर्व बताया था, और उसमें 5 प्रकार की लोच श्रेणी हमने निर्धारित की थी। उसमें से एक बिंदु है ये P। तो चूंकि नीचे का भाग ज़्यादा बड़ा है, हम इसमें भी वही पॉइंट लास्टिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, लोअर सेक्टर अपॉन अपर सेक्टर। तो नीचे का भाग तो क्या होगा? BP बड़ा भाग है, और ऊपर का हिस्सा हो गया AP छोटा भाग है। तो जब बड़े भाग में हम छोटे का हिस्से का भाग देंगे, अधिक दूरी में कम दूरी का जब हम भाग देंगे, तो उसका जो अंकीय मान आएगा वो 1 से ज़्यादा आएगा। तो जब किसी भी लोच का मान 1 से ज़्यादा आता है तो वो लोच कहलाती है लोचदार या ज़्यादा लोचदार, इकाई से अधिक लोचदार। तो यहाँ जो आंसर होगा वो ज़्यादा लोचदार या इकाई से अधिक होगा। तो ये तो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन थे। अब इसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो पहला जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वो दिया है, मांग की कीमत लोच को परिभाषित कीजिए। यह आपका, ये मान लीजिएगा 1 नंबर का सवाल है। तो इसको आप 1-2 लाइन में आपको इसको पूरा करना है। तो मांग की कीमत लोच होती है जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, तो उस कीमत में परिवर्तन के कारण मांग मात्रा में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन। जब किसी वस्तु की किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उस वस्तु की मांग मात्रा में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन उस वस्तु की कीमत लोच कहलाता है। स्लाइड में भी ये लिखा गया है, देखिएगा आप, इसमें लिखा गया है किसी कीमत पर मांग की लोच कीमत में परिवर्तन के जवाब में क्रय की गई मात्रा के आनुपातिक परिवर्तन को कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से भाग दिया जाता है। इसे ही कीमत लोच कह सकते हैं। या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन अपॉन कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। अगली स्लाइड देखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि मांग वक्र एक्स अक्ष के समानांतर है तो मांग की लोच होगी। मतलब जो मांग वक्र है वो एक्स अक्ष पर पैरेलल है, समानांतर है। तो ऐसी स्थिति में मांग की श्रेणी में मैंने आपको मांग वक्र बनाए हैं वहाँ पर, और जो पहला वाला आपका श्रेणी बताई थी मैंने, उसमें मांग वक्र एक्स अक्ष के समानांतर है। तो ऐसी लोच की श्रेणी होती है पूर्णतया लोचदार। इसकी विशेष बात ये होती है पूर्णतया लोचदार की, कि कीमत में आंशिक परिवर्तन होने से मांग मात्रा में अनंत परिवर्तन होता है। मतलब कीमत में यदि थोड़ा सा भी परिवर्तन होता है तो मांग मात्रा उससे बहुत अधिक प्रभावित हो जाती है, इसलिए इसको पूर्णतया लोचदार। यहाँ लोच अनंत होती है, मांग वक्र का ढाल 0 होती है, और मांग वक्र की जो स्थिति है वो एक्स अक्ष के समानांतर होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की लोच क्या होगी। कोई मांग वक्र है और उसका मध्य बिंदु है बराबर, पॉइंट लास्टिटी पर जाइएगा आप। यहाँ पॉइंट लास्टिटी में जब मध्य बिंदु आ जाता है तो नीचे का भाग भी उतना ही दूर है जितना ऊपर का भाग है। तो दोनों दूरियां समान है, तो नीचे का भाग बटे ऊपर का भाग। जब दोनों दूरियां समान है और उसमें हम नीचे का भाग बटे ऊपर के भाग का फॉर्मूला लगाएंगे तो लोच इकाई के बराबर आएगी। तो यह हम कह सकते हैं मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है, पानी की मांग बेलोचदार क्यों होती है। पानी की मांग बेलोचदार क्यों होती है। तो पानी की मांग बेलोचदार इसलिए होती है क्योंकि कीमत परिवर्तन का पानी की मांग पर बहुत कम प्रभाव होता है। पानी की जो टोटल यूटिलिटी है वो बहुत अधिक है, मात्रा में पानी बहुत अधिक है, इसलिए कीमत का उस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं है। और वैसे भी पानी जो है ये आवश्यक वस्तु है, और आवश्यक वस्तुओं की जो मांग होती है वो तो बेलोचदार होती है। जैसे नमक हुआ, पानी हुआ, रोटी हुआ, सब्जी हुआ, ये सब आवश्यक वस्तुओं में आती है। दूध हुआ, ब्रेड हुआ, अंडा हुआ, तो इन सब की मांग तो बेलोचदार होती है क्योंकि हमें इनका उपभोग करना ज़रूरी होता है, और ये ज़्यादा कीमत या कम कीमत से प्रभावित नहीं होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, ज्यामितीय रीति से मांग की लोच ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो मैंने ज्योमेट्रिकल मेथड या आपको पॉइंट लास्टिटी जो बताया था उसमें लीनियर जो डिमांड कर लिया था उसमें हमने ये चीज़ प्रूव की थी कि ज्यामितीय रीति में जो लोच का सूत्र आएगा वो निचला हिस्सा, नीचे का भाग बटे ऊपर का भाग। तो यहाँ जो कोई भी आप डायग्राम बनाकर उसकी सीधा डायग्राम रेखीय चित्र बनाकर
उसमें कोई एक पॉइंट आप डिटरमाइन कर सकते हैं। तो उससे नीचे का भाग जैसे कि यहाँ बताया भी गया है कि एम बी अपॉन एम ए, ठीक है। तो एम पॉइंट हमने मध्य में डिटरमाइन कर दिया है और एक रेखा ली है, उसका नाम हमने ए बी दे दिया है। तो नीचे का भाग एम ए और ऊपर का भाग एम बी, सॉरी, नीचे का भाग एम बी और ऊपर का भाग एम ए। इस तरीके से हम पॉइंटलेसिटी निकाल सकते हैं। देखिए छात्रों, यहाँ ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन थे बुक्स के पीछे दिया हुआ है, तो इनको आप हल कर लें और फिर भी आपको किस तरीके से समस्या आती है और आपसे हल नहीं होते हैं तो आप हमसे पूछ लेंगे। इसके अलावा इसमें कुछ बड़े क्वेश्चन भी आपको दिए गए हैं, वो मैं आपको यहाँ नहीं बता पा रहा, लेकिन आप उन क्वेश्चनों को भी अपने नोट्स जो मैंने दिए हैं, जो आपको मैंने पीडीएफ बनाकर सेंड किया है, तो उसमें से उन क्वेश्चनों को आप हल करें। और उनमें यदि किसी प्रकार की समस्या आपको आती है तो निश्चित तौर पर आप हमसे बात करके उस समस्या का समाधान करें। छात्रों, यहाँ आपका जो फर्स्ट यूनिट कंज्यूमर बिहेवियर था, उसमें एक टॉपिक आपका जो उपभोक्ता का व्यवहार है उसको हटा दिया गया है, उपभोक्ता का जो संतुलन है उसको हटा दिया गया है। बाकी सारे चैप्टर एज इट इज़ हैं। ये सारे चैप्टर मैंने आपको वीडियो के माध्यम से और नोट्स के माध्यम से आपको बता दिए हैं। आप ये इसको यूनिट को आप ढंग से अच्छे से पढ़ लें। फिर भी इस यूनिट में किसी चैप्टर में आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, समझ नहीं आती है, तो आप दोबारा से हमसे पूछ लें। अब अगले वीडियो में एक नई यूनिट को हम शुरू करेंगे और उसमें हम आपसे जो चर्चा करेंगे वो उत्पादक के व्यवहार की करेंगे, जिसमें हम पहला टॉपिक जो लेने जा रहे हैं वो है सप्लाई, पूर्ति पर हम आपसे चर्चा करेंगे। अभी इससे पहले वाले जितने वीडियो दिए मैंने आपसे डिमांड पे मैंने आपसे चर्चा की है, मतलब कंज्यूमर साइड से हमने आपसे चर्चा की है। अब जो हम चर्चा करेंगे वो प्रोड्यूसर साइड से करेंगे। तो सप्लाई पर हम आपसे चर्चा करेंगे कि सप्लाई किसे कहते हैं, कौन कौन सी सप्लाई की जो तालिकाएं होती हैं वो अलग अलग कैसे उनका निर्माण होता है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो आज ये वीडियो इतना ही हम आपको बताएंगे। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। जब तक के लिए हम आपसे आपको धन्यवाद।